है एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए टॉपिक में। जो हमने पिछला लेक्चर लिया था वो नौसिया और वोमिटिंग का लिया था, लेकिन हमने सिंपल भाषा में उसको समझाने की कोशिश किया था, आसान भाषा में। तो आज हम थोड़ा सा कुछ टर्म देखेंगे जो वोमिटिंग से रिलेटेड जो टर्म आते हैं, कुछ टर्म को देखेंगे। और जो दूसरी चीज है, हम देखेंगे कुछ कॉज को देखेंगे कि क्या क्या कॉज है। पिछले लेक्चर में हमने तो जो जनरल कॉज थे वही बताए थे, लेकिन आज ये लेक्चर में हम कुछ टिपिकल बातें करेंगे जो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने के लिए, लेकिन प्रॉपर बताएंगे आपको। तो देखते हैं नौसिया और वोमिटिंग का जो टर्म होता है मेन। फॉर एग्जाम्पल नौसिया। नौसिया किसको बोलते हैं? नौसिया का मतलब होता है सेंसेशन वोमिटिंग, बट नॉट करूंगा, ये नौसिया के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। नौसिया होता है सेंसेशन वोमिटिंग का होता है, बट वोमिटिंग नहीं हो पाता है। वोमिटिंग होता नहीं है, कुछ जो इंगल्फ किया हुआ है फूड वगैरह वो बाहर नहीं आता, सिर्फ जी मचलाना जिसको बोलते हैं आसान भाषा में, उसको नौसिया बोलते हैं जी मचला रहा है, नौसिया जैसी शिकायत हो रही है। जो दूसरा है वो वोमिटिंग है। वोमिटिंग का मतलब ये होता है फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट थ्रू द माउथ, यानी कि फोर्सफुली जो भी चीज इंगल्फ किया हुआ है, खाया हुआ है, वो मुंह के थ्रू बाहर आ जाना, उसको वोमिटिंग बोलते हैं। और नौसिया में सिर्फ मतली आता है, और वोमिटिंग में जो भी खाया हुआ चीज है वो निकल जाता है, उसको वोमिटिंग बोलते हैं। जो थर्ड नंबर आता है रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन में क्या होता है? इनवॉलेंट्री बैक फ्लो ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंजेस्टेड फूड या लिक्विड ड्यूरिंग मील, यानी खाते ही टाइम, जैसे कि खा रहा है, फीडिंग कर रहा है, उसी दौरान में बैक फ्लो हो जाता है, ना चाहते हुए भी वापस चढ़ जाता है वो चीज और निकल जाता है मुंह के थ्रू, उसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कोई बेबी है, बेबी फीडिंग कर रहा है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है, और उसी दौरान ही उसको रिगर्जिटेट होता है और जो भी फीडिंग किया हुआ चीज है वो बाहर निकल जाता है, तो उसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। जो चौथा नंबर होता है वो है रेचिंग। ध्यान से देखिएगा, जो चौथा टर्म होता है वो है रेचिंग। रेचिंग मतलब क्या होता है? फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन गैस्ट्रिक वॉल बट नो आउट गैस्ट्रिक कंटेंट, यानी फोर्सफुल कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक वॉल, यानी जो पेट का जो हिस्सा होता है, गैस्ट्रिक जो वॉल होती है, ये फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत ज्यादा इसमें एकदम ऐंठन होने लगता है ये स्टमक में, लेकिन कोई भी चीज बाहर नहीं आती है, कोई भी चीज बाहर, कोई भी कंटेंट जो है वो बाहर नहीं आता है। ये स्टमक का जो हिस्सा होता है ये पूरी तरीके से एकदम ऐंठन की तरह होता है, दर्द होने लगता है, एकदम क्रैम्प्स होता है रेचिंग में, लेकिन एकदम फोर्सफुली, लेकिन वो वापस नहीं आता है मुंह के थ्रू, वापस नहीं आता। और रिगर्जिटेट में क्या होता है? ये वापस आ जाता है खाते टाइम, फीडिंग करते टाइम। और जो पांचवा टर्म आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होता है, और ये थोड़ा सा डेंजर जोन में भी इसको समझेंगे। जो पांचवा जो टर्म आता है उसको बोलते हैं हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस मतलब ये होता है कि वोमिटिंग के साथ में ब्लड आ जाना। अगर सीवियर, मान लिया जैसे इसोफेगस हुआ, ये स्टमक हुआ, ये लोअर पार्ट में अगर खूब सीवियर अल्सर होता है, तो ऐसे कंडीशन में जब पेशेंट वोमिटिंग करता है तो उल्टी के साथ साथ में ब्लड भी निकल के बाहर आता है, जिसको हम लोग हेमेटेमेसिस बोलते हैं। तो अब आइए दोस्तों, अब जानेंगे इसके कॉज के बारे में। एक्चुअली में इसका कारण पता करते हैं कि नौसिया या वोमिटिंग होना, नौसिया होना, इसका क्या कारण होता है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, बट आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। तो पहला जो नंबर होता है कॉज का, इसका कॉज गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। ये किसी तरीके से, जिसको देसी भाषा में हम लोग बोलते हैं, आम भाषा में समझाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आपके आंतों में, पेट में आपके सूजन हो गया है आंतों में, उसको बोलते हैं, जैसे आपके पेट में सूजन हो जाना, उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। यानी अगर आपको सेंट्रल अम्लाइकस में अगर इंटेस्टाइनल स्वेलिंग होती है तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं दोस्तों। और जो दूसरा टर्म होता है इसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है? ये पेप्टिक अल्सर डियोडेनल, ये जो डियोडेनम वाला हिस्सा होता है आगे का, ये डियोडेनम और स्टमक के हिस्से को मिलाकर जो बनता है वो गैस्ट्राइटिस होता है दोस्तों। इसको गैस्ट्राइटिस यानी स्टमक का हिस्सा और आगे डियोडेनम का हिस्सा, ये पूरा मिला के जो इन्फ्लामेशन होता है, जो स्वेलिंग होती है अल्सर की वजह से, उसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं दोस्तों।
तो गैस्ट्राइटिस होता है। तो गैस्ट्राइटिस होता क्यों है, ये चीज हम देखेंगे कि गैस्ट्राइटिस होता क्यों है। अगर यहाँ अल्सर या स्वेलिंग आता है डियोडेनम और स्टमक के निचले हिस्से में, तो इसका कॉज क्या हो सकता है। तो NSAID दवाएं जो NSAID जो पेन किलर दवाएं होती है उसकी वजह से होता है, जैसे कि ब्रूफेन हो गया, निमोसलाइड हो गया, एटोरिकॉक्सिब हो गया, जो भी NSAID जो पेन किलर दवाएं होती है उनकी वजह से होता है दोस्तों। और डाइक्लोफिनेक हो गया, डाइक्लोफिनेक सोडियम, डाइक्लोफिनेक पोटेशियम। और दूसरा जो नंबर होता है गैस्ट्राइटिस होने का, जो दूसरा कॉज है गैस्ट्राइटिस के अंदर देखते हैं, जो दूसरा कॉज है वो है हो गया स्पाइसी फूड, तेल मसाला ज्यादा खाना, किसी का टाइम शेड्यूल नहीं सही है, कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसकी वजह से वो जो भी फुटपाथ पे जो भी ठेला उला वाला सामान स्पाइसी मिलता है वो रेगुलर बेस पे खाने लग जाते हैं, जो भी जंक फूड होता है, उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो तीसरा कॉज है वो है अल्कोहल। जो बंदा अल्कोहल लेता है उसको भी चांस ये है कि गैस्ट्राइटिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ज्यादा कॉफी के इस्तेमाल करने से, ज्यादा चाय के इस्तेमाल करने से, इंसोम्निया या ओवर थिंकिंग, अगर पूरी रात जगता है बंदा, सो नहीं पाता है, ज्यादा सोचता है, तो उसकी वजह से भी HCl खूब ज्यादा सीक्रेट होगा। HCl की ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से भी गैस्ट्राइटिस होने का चांस रहता है। अब यहां पर देखते हैं, जो ये हो गया। अब तीसरा नंबर हो गया एक्यूट सिस्टमिक इन्फेक्शन। एक्यूट सिस्टमिक इन्फेक्शन में क्या हो गया कि अभी हम ये जो आपको बता रहे हैं कॉज, ये दो तरीके से है, एक एक्यूट हो गया और एक क्रॉनिक हो गया। अभी हम आपको एक्यूट फेज में ही चीजें बता रहे हैं जो अचानक से होती हैं, जो एक दो दिन में जो चीजें होती है वो एक्यूट फॉर्म में हो गया। क्रॉनिक मतलब कोई बीमारी पूरा नहीं होगी, उसको क्रॉनिक बोलते हैं, लंबे समय से है तो उसको क्रॉनिक बोलते हैं। तो ये हो गया तीसरा नंबर जो हो गया एक्यूट सिस्टमिक इन्फेक्शन विथ फीवर, यानी इन्फेक्शन के साथ में बुखार भी है, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। तो उसमें ले लेते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन में, मान लिया आपको वोमिटिंग, उसमें वोमिटिंग का कॉज देख रहे हैं, वोमिटिंग अगर उल्टी हो रही तो उसके कारण में जो तीसरा नंबर है वो देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टमिक इन्फेक्शन में हो गया टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है, चिकनगुनिया हो गया, और या तो WBC का बढ़ जाना। WBC TLC काउंट का बढ़ना ये बताता है कि बॉडी में कहीं तो इन्फेक्शन, जो इम्यूनिटी लड़ रही है डिजीज से जो लड़ रही, तो TLC वो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाता है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, GIT इन्फेक्शन हो गया, ब्रेन इन्फेक्शन हो गया। ब्रेन इन्फेक्शन में जैसे दिमागी बुखार, इंसेफेलाइटिस हो गया, और जो भी दिमागी बुखार हो गया उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो हम चलते हैं चौथे नंबर पे। अब दिमागी बुखार में हो गया इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस, ऐसे हो सकता है, या तो कभी कभी ऐसा होता है पैरासाइट भी जाके ब्रेन में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी जो है ये वोमिटिंग होने लग जाती है। अब चौथा जो कारण हो गया, चौथा कारण में आ गया एक्यूट लेब्रिंथाइटिस। लेब्रिंथाइटिस मतलब ये होता है, ये इनर ईयर का हिस्सा होता है, ये घोंघे की शकल का होता है, हॉलो ट्यूब होता है ऐसे करके। इसमें अगर किसी तरीके का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसकी वजह से भी चक्कर आता है, उल्टी जैसा होना है, क्योंकि लेब्रिंथीन का जो काम होता है, मोस्टली जो लेब्रिंथीन का जो काम होता है, जो घोंघे जैसे शकल का होता है, इसका काम होता है बैलेंस बनाना। ये दोनों काम के इनर ईयर हिस्से में, यानी अंदरूनी, एक आउटर हो गया, मिडिल हो गया, इनर, जो अंदर वाला कान का हिस्सा है उसमें ये घोंघे की शकल का रहता है, और ये बैलेंस बनाने के काम आता है। इसका जो मुख्य काम है वो बैलेंस बनाने के काम में आता है। तो जब इसमें सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से बैलेंस नहीं बनता है तो चक्कर आता है, उल्टी जैसा होता है। तो पांचवा देखेंगे मोशन सिकनेस। मान लिया कोई पेशेंट है, जैसे झूले पे बिठा दिया, अब झूला चल रहा है या कोई घूमने वाली कोई फिरकी है उस पर बिठा दिया गया, जो मेलों वगैरह में जो झूला लगता है, या कोई भी गाड़ी हो गई, गाड़ी चल रही, उसकी वजह से भी कई सारे पेशेंट बताते हैं कि मैं नहीं ट्रैवल नहीं कर पाता हूं, वो मोशन सिकनेस की वजह से होता है। तो मोशन सिकनेस की वजह से भी जो है ये वोमिटिंग होती है और नौसिया होता है। जो छठा कंडीशन हो गया, छठा नंबर का, 6 नंबर का, वो हो गया माइग्रेन। माइग्रेन की वजह से भी क्या होता है, माइग्रेन की वजह से भी वोमिटिंग और नौसिया की कंडीशन हो सकती है, जिसमें सीवियर हेडेक होगा, बहुत सर दर्द बहुत तेज करेगा, अचानक से आधा सर दुखेगा और ऐसा लगेगा जैसे सर फट गया है। और होता क्या है माइग्रेन में, इसका जो कॉज है, माइग्रेन होने का जो कारण है, मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। अगर इसके माइग्रेन के अंदर जाएंगे बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो बाद में हम बताएंगे मोस्टली
माइग्रेन अभी ये समझिए नॉर्मली कि एक यूनिलेटरल, यानी जैसे ये हेड हो गया तो एक ही साइड पेन होने लगता है, इसको जो है माइग्रेन बोलते हैं। इसको बाद में डिफाइन करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। जो 7वां नंबर का आता है वो होता है अपेंडिसाइटिस, यानी अपेंडिक्स में इंफ्लामेशन हो जाना, अपेंडिक्स में इंफेक्शन हो जाना, उसकी वजह से भी वोमिटिंग कंडीशन हो सकता है। और जो 8वां नंबर का आता है गॉल ब्लैडर कोलिक, यानी पित्त में पथरी का जमा हो जाना या पित्त की दीवारों में सूजन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, जिसकी वजह से ये गॉल ब्लैडर कोलिक होता है। तो हम यहां पर मोटा मोटा समझाएंगे। और जो 10वें नंबर का आता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ये होता है कि डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग 500 से ऊपर चला जाता है डायबिटीज, जिसकी वजह से पेशेंट को वोमिटिंग होने लगती है। कॉज देखते हैं वोमिटिंग में, वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में होता क्या है, डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 500 से ऊपर क्रॉस कर जाता है डायबिटीज, जिसकी वजह से भी वोमिटिंग और नौसिया होने लगता है। जो 11वें नंबर का हम लोग देखते हैं रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, यानी दिमाग के अंदर इतना प्रेशर हो जाता है जिसकी वजह से वोमिटिंग होना चालू हो जाता है। जिसमें वो अगर दिमाग के अंदर प्रेशर होता क्यों है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, जैसे रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब बढ़ेगा तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे हेमरेज हो जाना, यानी अगर किसी का बीपी खूब ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया है, उसकी वजह से ब्रेन की नसें जो है वो फट जाती हैं। तो ब्रेन की नसें फटने की वजह से दिमाग के अंदर जो है ब्लड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर आने लगता है और वोमिटिंग होने लगती है। और ये सिर्फ बीपी बढ़ने की वजह से हेमरेज नहीं होता है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से और मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस हो गया तो उसकी वजह से भी प्रेशर बनता है। मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस में भी प्रेशर बनने लगता है, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है इस हेड के अंदर और वोमिटिंग होने लग जाती है। और जो 12 नंबर का है वो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है, यानी पेनक्रियाज में इंफ्लामेशन हो जाना, उसकी वजह से भी, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की वजह से भी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज बाद में डिफाइन करते चलूंगा, अभी सिर्फ आपको कॉज बता रहा हूं नौसिया एंड वोमिटिंग के। तो जो 3rd नंबर का आता है वो एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है, यानी एमआई होना, यानी हार्ट के जो लेयर होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई किसी भी कारण की वजह से कम हो जाना, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन बढ़ता है, एमआई बढ़ता है, जिसको हार्ट अटैक बोल सकते हैं एक तरीके से। एमआई, एक हार्ट के लेयर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता है, तो काम करना बंद करने लगता है हार्ट, तो वोमिटिंग और नौसिया होना चालू हो जाता है। अब जो हम अगला स्टेप चलते हैं वो क्रॉनिक। अभी तक हमने एक्यूट देखा था, नौसिया वोमिटिंग के एक्यूट कॉज देखे थे, अब क्रॉनिक हम देख रहे हैं। तो क्रॉनिक देखने के पीछे हम लोग क्रॉनिक में चलते हैं, क्रॉनिक कॉज में। तो पहला जो हो गया क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस आपको पढ़ाया था, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक, यानी लंबे समय से दोनों एक ही चीज है। एक्यूट में अभी नया नया हुआ है, क्रॉनिक में पुराना हो गया है। अब दूसरा चलते हैं डियोडेनल अल्सर चलते हैं। आपको यहाँ पर हमने बताया था स्टमक के नीचे, आपको हमने यहाँ पे बताया था इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्टमक का जो अगला हिस्सा होता है वो डियोडेनम होता है। तो डियोडेनल अल्सर धीरे धीरे करके यहाँ पे अल्सर हो जाता है, एसिड खूब ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से, जिससे पेशेंट जो है खाना भी नहीं खाता और खाने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब स्टमक से डियोडेनम वाले हिस्से में जाता है तो काफी जलन होने लगता है। इसकी वजह से भी वोमिटिंग होता है, पेशेंट यहाँ पे खाना लेता ही नहीं है, रिफ्लक्स कर देता है, जैसे कुछ खाए इंगल्प किया रिफ्लक्स कर दिया। जो 3rd कंडीशन आता है यूरेमिया आता है, यूरिन में ब्लड का पास होना, वो किसी भी कॉज की वजह से हो सकता है किडनी में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो, किसी भी कॉज की वजह से, खूब सीवियर होने की वजह से, बहुत ज्यादा सीवियर होता है, सीए हो सकता है, कैंसर हो सकता है, उसकी वजह से तब बहुत ज्यादा कॉज हुआ, फिर क्रॉनिक हो गया तो फिर वोमिटिंग होने लगता है, क्योंकि फिर किडनी डैमेज वगैरह ये सब प्रॉब्लम होने लगता है। तो अगर यूरेमिया होता है तो भी ऐसा कंडीशन हो सकता है। चौथा हिपेटाइटिस, लीवर डिजीज में, हिपेटाइटिस में भी वोमिटिंग होता है, जैसे जॉन्डिस होना, पीलिया होना, ये भी एक वायरल इंफेक्शन होता है जो कि बहुत ही डेंजर होता है हिपेटाइटिस। तो एक एक स्टेप, अभी तो सिर्फ कॉज बता रहा हूं, इसीलिए बहुत ज्यादा कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूं, फिर बाद में आपको बताएंगे। ये पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया 5वां नंबर। 6वां ईसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ईसोफेगस ये है जो, जैसे ये ईसोफेगस हो गया और ये स्टमक हो गया, ड्यूडेनम हो गया, तो इसमें किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन होना, ये 6वां नंबर। 7वां जो हो गया क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस हो गया। हमने यहां पर पढ़ा था एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस 12 नंबर में, और अब क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। ईसोफेगस स्टमक कैंसर हो गया, ईसोफेगस में या स्टमक कैंसर में, यहां या यहां, ईसोफेगस खाने की नली में या तो जहां खाना आता है वहां पे जो है ये कैंसर हो गया। अब जो 9वां पार्ट हम पढ़ते हैं एगलेशिया कार्डिया हो गया। एगलेशिया कार्डिया ये 9वां कॉज हो गया,
और मैकेल्स डायवर्टिकुलम, ये 10वां हो गया। किडनी स्टोन यहाँ पे यूरेमिया और किडनी स्टोन को कोरिलेट कर सकते हैं। अगर किडनी स्टोन है तो उसकी वजह से भी यूरिन बराबर पास नहीं होता, इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे सिस्टमिक इन्फेक्शन में यहाँ पर हमने आपको बताया था, एक्यूट सिस्टमिक इन्फेक्शन में। तो 11 नंबर पर किडनी स्टोन हो गया, इसकी वजह से भी वोमिटिंग और नोसिया हो सकता है। यूटीआई सीवियर यूटीआई, यानी यूटीआई यहाँ पे हमने बताया था आपको, ये यूरीमिया से रिलेटेड भी यूटीआई में दोनों कोरिलेट कर सकते हैं, यूरेमिया और यूटीआई। तो पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, सिस्टाइटिस हो गया या प्रोस्टेटाइटिस हो गया, यानी पेशाब की थैली में इन्फ्लामेशन या प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन या किडनी में इन्फ्लामेशन, यूटीआई कोई भी कॉम्बिनेशन हो गया, ये चीज को हम बता रहे हैं। अब वो देखेंगे अदर टिप्स, आपको अदर टिप्स में हम देते हैं। जैसे अदर टिप्स में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड, कल हमने पिछले लेक्चर में बताया था जेल्यूसिल एमपीएस। जेल्यूसिल एमपीएस में दो कंटेंट एक्चुअली में होता है, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मेन कंटेंट होता है और ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी गैस की दवा है जो कि एंटासिड का काम करती है, और ड्राइड एल्यूमिनियम भी हाइड्रोक्साइड भी, ये भी एंटासिड, जो एसिलॉग और ओमिप्राजोल जो भी गैस के एंटासिड जो भी पीपीआई वगैरह है उसी की तरह काम करती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज अ लैक्सेटिव, ये एक लैक्सेटिव है, दैट इंक्रीज वाटर इन द इंटेस्टाइन। ये एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक लैक्सेटिव है जो कि आंतों में पानी के फ्लो को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो स्टमक होता है, स्टमक में जो एसिड है उसको रिड्यूस कम कर देता है। और जो दूसरा है ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटासिड होता है जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है स्टमक एसिड को। अब चलते हैं होम रेमेडीज की तरफ। अगर आपके पास कोई भी दवा नहीं है, आपको नौसिया वोमिटिंग हो रही है, उस टाइम पे आप होम रेमेडीज में क्या यूज कर सकते हैं? तो आपको चिव करना है, यानी चबाना है कार्डेमम, यानी कि इलायची। जो दूसरे नंबर का होता है वो जिंजर, अदरक। तीसरे नंबर का जो होता है वो लाइम यानी नींबू। और चौथा होता है, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जो क्रश्ड आइस, आप बर्फ का गोला लीजिए, उसको क्रश करके आप जो है निगल लीजिए। दोस्तों, तो अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, और हर दिन आपको एक नया अपडेट देता रहूंगा एक नए लेक्चर के साथ में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।